नमस्कार। आज आपसे तीन बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। अभी आपको जैसा कि जानकारी है कि 18वीं लोकसभा की नई संसद की प्रथम सत्र की शुरुआत हुई है और इस सत्र में वैसे तो औपचारिक रूप से सभी सांसदों का शपथ ग्रहण होता है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ। स्पीकर का चुनाव होता है, स्पीकर का चुनाव भी हो गया कल और ओम बिरला जी स्पीकर चुने गए हैं। तो पहले तो वो जिस प्रकार से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, तो मैं उनको बधाई भी देता हूँ विपक्ष के नेता बनने की। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष के नेता बनते ही और जो एक परंपरा को तोड़ा है, वो परंपरा जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे यहाँ स्पीकर का चुनाव नहीं होता था, और जो स्पीकर का चुनाव नहीं होता था सर्वसम्मत से स्पीकर चुन लिया जाता था। सत्ता पक्ष, चूंकि सत्ता पक्ष के पास अपनी गणित होती है और उस गणित के कारण से वो जिसको तय करता है वही स्पीकर का होता है। सारा विपक्ष उसके सर्वसम्मत के साथ में उसको स्पीकर स्वीकार कर लेता है। तो स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ जैसा कि मेरी जानकारी है। तो राहुल गांधी जी ने उसमें एक शर्त रखी। वो शर्त रखी कि हमारा जो है डिप्टी स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो, जबकि जहां जहां भी इनकी राज्य की सरकारें हैं वहां डिप्टी स्पीकर भी इन्हीं का है, इन्होंने विपक्ष का स्पीकर नहीं बनाया है। तो खैर इस शर्त को ठुकराते हुए और स्पीकर पद के लेकर चुनाव हुआ, और जब चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा ध्वनि मत से ही सर्वसम्मति से स्पीकर श्री ओम बिरला जी चुने गए। मैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन इसी के साथ साथ आपने देखा इनका एक नैरेटिव फेल हुआ। तो इन्होंने जिसको चलाने का प्रयास किया कि एक दलित को स्पीकर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, जबकि उन्होंने अपनी गणित ना होने के बावजूद भी जो के सुरेश को जो है अपना स्पीकर का कैंडिडेट बनाया, और उसके बाद जब बनाया था तो फिर आपने चुनाव क्यों नहीं कराया? आपको संसद में चुनाव भी तो करा देना चाहिए था। वही ध्वनिमत से पास होने के बाद जब वोटिंग की डिमांड हो जाती है तो उसके बाद आपने वोटिंग क्यों नहीं मानी? आप तो विपक्ष के नेता थे। आप या आपके पार्टी से कोई भी एक व्यक्ति वोटिंग मांग सकता था। इस पे वोटिंग सरकार करा, जो लोकसभा इस पे वोटिंग कराती। तो कुल मिलाकर वोटिंग आपने नहीं कराई। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो इंडी गठबंधन जो आप चिल्ला रहे हो और जो एनडीए की सरकार को आप कमजोर बता रहे हो, पहले ही दिन सामने आ जाता है कि एनडीए के पास में कितना बहुमत है, और आपके पास में जो आपको जिस विपक्ष के आप नेता बने हो वो विपक्ष में आपके पास 99 के बाद कितने आपके साथ आएंगे, यह सब सामने आ जाता। लेकिन ये एक तरीके से इनका जो फेल्यूर साबित हुआ है, और साथ ही साथ एक फिर से गुमराह करने की परिस्थिति कि दलित के खिलाफ। तो भैया आप दलित को इसे पद पर क्यों लाते हो? आपको बनाना था किसी दलित को आप नेता विपक्ष अपने स्थान पर बना सकते थे। एक तो मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा आपने देखा कि संसद के भीतर शपथ लेते समय ओवैसी ने जिस प्रकार से जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन कहा। तो जय फिलिस्तीन क्या है? कभी भारत माता की जय नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? भारत माता की जय ना बोलना और आतंकवादियों का जहां के ऊपर आतंकवादियों के कारण से जिस फिलिस्तीन को लेकर इन्होंने जय बोली, वो साबित करता है कि इनके जैसे वो तमाम सारे लोग इस देश के भीतर जो इस देश को अपना मानते ही नहीं है, वो तो इस देश के ऊपर कब्जे की नियति के साथ में आए हैं। जिस प्रकार से एक सोच, एक संस्कृति जो बाहर से आई और हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की संस्कृति को निगलने के उद्देश्य से, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जे के उद्देश्य से, हिंदुस्तान में लूट के उद्देश्य से, आज वही सोच इनकी आज भी जीवित है। और वो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान को ध्वस्त करते हुए, नष्ट करते हुए, हिंदुस्तान को बढ़ते हुए देखने वाले ये तमाम सारे लोग हैं। ये ना तो यहाँ की संस्कृति से प्यार करते हैं और ना ही इनकी धरती से यहाँ कोई इन्हें प्रेम है। यही कारण है फिलिस्तीन को तो जय बोलेंगे, लेकिन ये कभी भारत माता को जय नहीं बोलेंगे। यह सोच इनकी आज फिर से एक बार उजागर हुई है। यही इनकी सोच है, इनके जैसे लोगों की सोच है। और तीसरा विषय, आप सबने देखा कि हमारे कन्नौज से नवनिर्वाचित सांसद श्री अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी के देखा देखी संसद में संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली। संविधान भारत का सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है
और निश्चित रूप से इसका भारत के हर नागरिक जो भारत की धरती से प्रेम करता है वो भारत के संविधान से भी प्रेम करता है। तो संविधान ये कितना पवित्र हम सभी के लिए सभी लोग जानते हैं। यह संविधान कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है, कोई वोट बैंक हासिल करने का कोई साधन मात्र भी नहीं है। यह संविधान तो हम सबकी श्रद्धा है। तो ये संविधान को मैं आशा करूंगा कि अखिलेश यादव जी ने जो हाथ में पकड़ के इस पवित्र संविधान को जो शपथ ली है, तो अखिलेश जी कृपया इस संविधान को पढ़ेंगे भी, और यदि संविधान को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा इस संविधान ने हमारे देश के सभी नागरिकों को एक समानता का अधिकार दिया है। यह देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, यह देश हम सबका है, यह संविधान बताता है। लेकिन इस संविधान के दिए हुए लोकतंत्र के आधार पर इस देश में गरीब मजदूरों के भी बेटे इस देश के बड़े शीर्ष पदों तक पहुंच सकते हैं। ये संविधान तय करता है, संविधान ने यह ताकत दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या अखिलेश जी जो लोकतंत्र में बाबा साहब जी ने जो कहा है कि इस लोकतंत्र में मजदूर गरीब का भी बेटा शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, तो क्या यह संविधान आप अपनी पार्टी में लागू करेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के तो संविधान के अनुसार वहां के ऊपर आपके बाद आपका बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, आपके बेटे के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। तो क्या कोई दलित, कोई पिछड़ा आपकी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? कोई मुसलमान, क्योंकि आप तो पीडीए की बात करते हैं, तो पिछड़ा, दलित, मुसलमान, तो इसमें कोई आपकी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा क्या आगे चलकर? या कोई भविष्य में यदि आपकी सरकार के मुख्यमंत्री बनता है तो क्या कोई मुख्यमंत्री इन तीन में से कोई बनेगा क्या? बन सकता है क्या? कभी हो ही नहीं सकता। तो अखिलेश जी, मैं चाहूंगा कि संविधान को आप अक्षर सा लागू करें, संविधान को पढ़ें और बाबा साहब को से श्रद्धा अच्छा है, अगर आपको हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व में तो आपको थी नहीं। तो आपको ध्यान होगा, आपने जब पूर्व में कन्नौज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो उसका नाम हुआ करता था कन्नौज में, उसका नाम ही आप सरकार बनते ही आपने 2012 के पहले कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में उसका नाम बदला था। तो आपको बाबा साहब से तो कोई प्रेम है नहीं। लोकतंत्र की आपने हत्या, मुख्यमंत्री बने थे, कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव था, आपने अपनी पत्नी को निर्विरोध कराया था। किस प्रकार से कराया था आप अपने गिरेबा में झांक कर देखिएगा। आप ही का एक सार्वजनिक बयान है कि आपने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण हम देंगे जब हम सरकार में आएंगे। तो यह सब संविधान नहीं कहता है, ये सब बाबा साहब ने नहीं कहा है। अखिलेश जी, आप संविधान को जरूर पढ़ेंगे, मैं इस आशा के साथ में। और चूंकि अब आप कन्नौज के सांसद हैं, अगले आगे 5 साल आप कन्नौज के लिए कौन सी योजनाएं लेकर आएंगे, और मैं यह भी आशा करूंगा आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ संसद में, चूंकि आप चौथी बार सांसद चुने गए हैं, पिछली 3 बार तो आपने कभी कोई कन्नौज का से जुड़ा मुद्दा संसद में उठाया नहीं, इस बार आप कन्नौज के मुद्दे जरूर उठाएंगे। इस आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।